दोस्तों नमस्कार। एग्जाम कांकर्स चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है ना? तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हम लोग आगामी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए जीएस के प्रश्नों की तैयारी कर रहे हैं। अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस समय मैं आपके समक्ष भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हूँ। ठीक है। अब देखिए, पिछली वीडियो में जो भारतीय अर्थव्यवस्था की जो वीडियो हमने डाली थी उसमें दो प्रश्न आपसे पूछे थे, तो सबसे पहले उस पर चर्चा करेंगे और फिर क्विज के जो प्रश्न हैं उनको आपसे पूछेंगे। मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट भी किया था कि आप जो क्विज के प्रश्न हैं उनको कहीं नोट कर लिया करिए, क्योंकि क्विज में हम केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल करते हैं जिनकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक होती है। तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपने क्विज के जिन प्रश्नों के जवाब दिए हैं वो प्रश्न आपके पेपर में सीधे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे प्रश्नों को सेव कर लिया करिए, कहीं नोट कर लिया करिए और उनको दोहरा लिया करिए। ठीक है, तो देखिए, जो पिछली वीडियो में हमने पूछा था, इकोनॉमिक्स की जो पिछली वीडियो थी उसमें जो दो प्रश्न हमने पूछा था, उसमें जो पहला प्रश्न है उसमें मैंने पूछा था कि सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था कौन सा है। सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन की नोडल संस्था के बारे में पूछा था, तो उसका जवाब क्या है? नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग जो है सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन की एक नोडल संस्था है। ठीक है, और इसका जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने सही जवाब दिया है। ठीक है, तो इसे याद रखिए। और दूसरा सवाल जो मैंने पूछा था पिछली वीडियो में वह यह था कि 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम कब शुरू किया गया था। तो 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम कब की गई थी? तो यह की गई थी 1975 में, यानी 1975 में इसकी शुरुआत की गई थी 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम की। और यह दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोगों ने, आप लोगों ने इसका जो है सही से जवाब दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इसमें पार्टिसिपेट किया, और जिन लोगों ने अभी तक इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया उन्हें भी करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यह आपके हित में है कि अगर आप किसी प्रश्न का आंसर खोजते हैं तो वह प्रश्न सदा के लिए आपका स्वयं का हो जाता है। ठीक है, फिर आप उस प्रश्न में कभी गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले आज के जो क्विज के प्रश्न है उनको देख लेते हैं। तो देखिए, आज का जो क्विज का प्रश्न है, आज का क्विज का जो प्रश्न है उसको देखते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है, देखिए इसके आंसर आप जरूर दीजिएगा। ठीक है, मेरी अपेक्षा है। और मैंने बताया ना कि मैंने उन्हीं प्रश्नों को इसमें शामिल किया है जिन प्रश्नों की परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। ठीक है, तो देखिए आपको बताना है कि निम्नलिखित में से क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दशक, कौन सा एक दशक, निम्नलिखित में से कौन सा एक दशक भारतीय नियोजन के इतिहास में, भारतीय नियोजन के इतिहास में, भारतीय नियोजन के इतिहास में, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दशक भारतीय नियोजन के इतिहास में रोजगार विहीन वृद्धि का दशक कहलाने योग्य है? किसका? रोजगार विहीन वृद्धि, रोजगार विहीन वृद्धि का दशक कहलाने योग्य है, दशक कहलाने योग्य है। ठीक है, कहलाने योग्य है मतलब कौन सा दशक है जो भारतीय नियोजन के इतिहास में, ठीक है, जिसे रोजगार विहीन दशक के नाम से जाना जा सकता है। रोजगार विहीन वृद्धि का दशक, यानी वृद्धि तो हुई लेकिन रोजगार नहीं मिला। ठीक है, तो उसका ऑप्शन देख लेते हैं, चूंकि इससे आपको आसानी हो जाएगी। तो ऑप्शन एक है, ऑप्शन ए है 1971 से 1980। ठीक है, ऑप्शन बी है 1991 मतलब 1991 से 2000 का दशक। ठीक है, ऑप्शन सी है 2001 से 2010 का दशक। ठीक है, और ऑप्शन डी है 2005 से 2015 का दशक, 2005 से 2015 का दशक। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक दशक था जो भारतीय नियोजन के इतिहास में रोजगार विहीन वृद्धि का दशक कहा जा सकता है जिसे। ठीक है, तो एक प्रश्न ये हो गया है। और दूसरा प्रश्न, एक प्रश्न और आपसे पूछेंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, तो क्विज का दूसरा प्रश्न देख लेते हैं कि मानव निर्धनता सूचकांक क्या है? मानव निर्धनता सूचकांक, मानव निर्धनता सूचकांक किस वर्ष की मानव विकास रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था? मानव निर्धनता सूचकांक किस वर्ष की मानव विकास रिपोर्ट, किस वर्ष की मानव विकास रिपोर्ट, ठीक है, रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, प्रस्तुत किया गया था। मानव निर्धनता सूचकांक किस वर्ष की मानव विकास रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था, आपको यह बताना है। ठीक है, आपकी सुविधा के लिए मैं ऑप्शन दे देता हूं। तो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ये है 1994, ऑप्शन बी है 1995, ऑप्शन सी है 1996 और ऑप्शन डी है 1997। ठीक है, तो आपको बताना है कि मानव निर्धनता सूचकांक
मानव निर्धनता सूचकांक किस वर्ष की मानव विकास रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था, यह आपको ही बताना है। ठीक है, चाहे वह वर्ष 1994 हो, 1995 हो, 1996 या 1997, आपको सही आंसर कमेंट करना है और मुझे भरोसा है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, और ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। ठीक है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में बहुत कठिन जीएस के प्रश्नों को नहीं पूछा गया है, यह आपने देखा होगा अगर आपने पूरा अध्ययन किया होगा उसका। ठीक है, मैंने पूरा देखा हुआ है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ सिर्फ टेक्निकल प्रश्न और ऐसे सामान्य प्रश्नों को पूछा जाता है जिससे आपको बस इतना जानकारी चाहिए कि आप किसी भी चीज से अवेयर है कि नहीं, जागरूक है कि नहीं। विषय विशेषज्ञता की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसके लिए वह आपके विषय की परीक्षा गहनता से लेता है। 70 क्वेश्चन आपसे पूछता है आपके विषय की जानकारी के लिए। ठीक है, तो जो सामान्य अध्ययन का है तो उसमें सामान्य जानकारियां ही वो आपसे मांगता है 30 प्रश्नों में, तो आपको सामान्य तरीके से इन चीजों को जानना चाहिए। ठीक है, जो बहुत जरूरी है। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के प्रश्नों को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। और अगर आपको इन तथ्यों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और वहां से इसकी पीडीएफ आपको मिल सकती है, या इसके पहले जो भी पढ़ाया है उसकी सारी पीडीएफ वहां पे उपलब्ध है। ठीक है, अब चलिए आज के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। आज का देखिए हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है, इस बात पे जोर है। तो देखिए प्रश्न को पढ़ते समय इस बात को ध्यान करिएगा कि कारण है या नहीं है, इसीलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। इसने पूछा है कि कौन सी भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है जनसंख्या का दबाव, ऑप्शन बी है प्रच्छन्न बेरोजगारी, ऑप्शन सी है सहकारी कृषि और ऑप्शन डी है भूजोत का छोटा आकार। तो बताइए कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। तो देखिए जनसंख्या का दबाव निम्न उत्पादकता का कारण है, आपको पता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी भी निम्न उत्पादकता का कारण है, आपको पता है कि एक सीमा से अधिक लोग कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं और पता चला कि 2 लोगों का काम है, 20 लोग कृषि में ही लगे हैं, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी भी है उसमें। और उसके बाद आ जाता है भूजोत का छोटा आकार। आपको पता है कि ज्यादातर भारतीय जो किसान है वो सीमांत कृषक ही है, छोटे छोटे आकार है। ज्यादातर जमीनें तो मेड़बंदी में चली जाती हैं। अगर आप देखते हो कि पता चला कि 5 बिस्सा जमीन है, 5 मेड़ बना दिए हैं, 4 इधर से, एक नहर आ गई है उधर से, तो 4 मेड़ तो होते ही होते हैं। पता चला कि 4 महीने के बाद और भी कहीं इधर उधर से नहर आई है तो उसका भी हिस्सा उसमें जाता है। तो भूजोत का जो छोटा आकार है वो भी कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण है। ठीक है, तो देखिए जो सहकारी कृषि है, सहकारी कृषि यह निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। अब देखिए सहकारी कृषि में क्या होता है, इसको जान लेते हैं। सहकारी कृषि में होता है कि 3, 4, 5 किसान आपस में, चूंकि आप एक बात को एकदम कान खोल के सुनिए कि 70 से 80% भारत में जो किसान है वो कौन से हैं, वो है सीमांत किसान। ठीक है, सीमांत किसान। और सीमांत किसान क्या होते हैं, जिनके पास जो भूमि है, वास्तविक कृषि भूमि जो है वह 1 हेक्टेयर से कम है। ठीक है ना, 1 हेक्टेयर से कम जिनके पास भूमि है, कृषि भूमि है, उन्हें सीमांत किसान कहते हैं। तो भारत की जो अधिकतर आबादी है किसानों की वो सीमांत किसानों की है। अब सहकारी कृषि में क्या होता है कि 4-5 किसान जिनके खेत अगल बगल हैं, ये मिलकर एक समिति का गठन कर लेते हैं या एक कोई समझौता कर लेते हैं और अपने खेत के अगल बगल के खेत को मिलाकर, जिनके पास एक छोटा सा रकबा है, मान लीजिए इतना किसी के पास खेत है और उनके अगल बगल इतनी जमीनें खाली हैं, तो ये सब लोग मिलकर के क्या करते हैं, एक समझौता कर लेते हैं और उस समझौते के तहत क्या करते हैं, ये पूरे हिस्से को एक में मिला लेते हैं। ठीक है, तो अब पूरा रकबा कितना हो गया, अब इतना बड़ा रकबा हो गया। मान लीजिए कि 1-1 हेक्टेयर 5 लोगों के पास है, तो 5 लोगों से मिल करके उन्होंने क्या किया, 5 हेक्टेयर का एक पूरा खेत बना लिया। ठीक है, और उसके बाद समझौता कर लिया। समझौता कैसे कर लिया कि जो कृषि होगा, जो बीज होगा, बीज का खर्च कैसे बांटेंगे, उसके बाद उर्वरक का खर्च कैसे बांटेंगे, उसके बाद जो उसमें पानी का खर्चा आएगा उसका खर्च कैसे बांटेंगे, और सभी समझौता करने के बाद वो क्या करते हैं, एक साथ यह खेती करते हैं। तो ये जो बड़ा रकबा है इसमें क्या होता है कि कृषि का उत्पादन बढ़ जाता है। ठीक है ना, अब देखिए अगर मान लीजिए कि इस बड़े रकबे में 20 हिस्सेदार हैं, मान लीजिए इसमें 20 हिस्सेदार हैं, ये 20 हेक्टेयर की पूरी एरिया हो गई। अब इस 20 हिस्सेदारों में आप मानिए कि 20 के पास 1-1 हेक्टेयर जमीन थी। ठीक है, मान लीजिए अगर 20 लोगों के पास 1-1 हेक्टेयर जमीन थी, तो अगर इनके मेड़बंदी देखिए तो 1 हेक्टेयर जमीन के लिए 4 मेड़ होते। ठीक है, अगर 1-1 फीट चारों मेड़ ले गए तो ये 4 फुट तो जमीन ले जाते। ठीक है, और अगर इस प्रकार 20 किसानों के कितने मेड़ हो जाते, 80 मेड़ हो जाते और मेड़ हो जाते। ठीक है ना, अभी इसको वर्ग के फार्मूले से लगाएंगे तो और हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये नहीं देखना, गणित की तरफ नहीं जाना। तो जो मेड़ की संख्या है वो ज्यादा हो जाती, और जब उतने मेड़ हो जाते तो कितनी जमीनें चली जाती, अब हर एक मेड़ के पीछे अगर 1 फुट जोड़िए तो इतने हेक्टेयर में कितनी जमीनें मेड़बंदी में चली जाती, जबकि एक किसान के ऊपर कृषि कार्य का भार भी पड़ता ज्यादा। तो इसलिए ये सभी लोग मिलकर संयुक्त रूप से एक समझौता करते हैं, गठबंधन करते हैं, एक समिति का निर्माण करते हैं और उसके द्वारा आपसी सहयोग से कृषि की शुरुआत करते हैं। इसे ही कहते हैं सहकारी कृषि।
ठीक है। अब इस सहकारी कृषि में सबके बीच समझौता हो जाता है कि भाई ये चीजें इसमें खर्चा आएंगी और इसमें इस अनुपात में हम लोग लगाएंगे, उसके बाद जो उत्पादन होता है उसको उसी अनुपात में बांट लिया जाता है। ठीक है। अब देखिए सहकारी कृषि के संबंधित कुछ बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। आपने देखा होगा इफ्को, इफ्को का नाम आपने सुना होगा, फूलपुर इलाहाबाद में स्थित है इसके एक ब्रांच। तो इफ्को क्या है, यह भी सहकारी कृषि का ही उदाहरण है, सहकारी संगठन का एक उदाहरण है जिसको कई लोगों ने मिलकर शुरू किया था और यह जो है किसानों के लिए यूरिया खाद का निर्माण करती है। ठीक है। तो इस प्रकार जो सहकारी संगठन है वह जो है बहुत फायदेमंद होते हैं और यह कभी कृषि की निम्न उत्पादकता के कारण नहीं बन सकते, बल्कि कृषि को सपोर्ट करते हैं और कृषि को उच्च उत्पादकता की तरफ ले जाने का कार्य करते हैं। कौन से? सहकारी कृषि की विधि। ठीक है ना। तो अभी आप ये समझिए कि जनसंख्या का दबाव, प्रच्छन्न बेरोजगारी और भूजोत का छोटा आकार यह भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण है, जबकि सहकारी कृषि इसमें सम्मिलित नहीं है। ठीक है ना। अब चलिए आज के दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन एक अप्रत्यक्ष कर है? आपको बताना है कि इनमें से कौन अप्रत्यक्ष कर है। तो ऑप्शन ए है बिक्री कर, ऑप्शन बी है आमदनी कर, ऑप्शन सी है आबकारी कर और ऑप्शन डी है चुंगी कर। तो बताइए इनमें से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है। तो जल्दी से अपने आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अब देखिए इसमें अप्रत्यक्ष करों में कौन शामिल है, तो सीधा सीधा आपको दिख रहा होगा बिक्री कर एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है ना। तो ए ऑप्शन सही है। लेकिन इसमें जो आबकारी कर है यानी एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी यह भी जो है एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है ना। आबकारी कर भी जो है क्या है, एक अप्रत्यक्ष कर है। आबकारी कर को किस नाम से जानते हैं? इसे एक्साइज ड्यूटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो एक्साइज ड्यूटी भी एक अप्रत्यक्ष कर है। तो इसमें दो ऑप्शन सही है, ए भी सही है और सी भी सही है। एक चीज जानते हैं आप, हमने आपको बताया है कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं। तो देखिए प्रत्यक्ष कर क्या होते हैं? प्रत्यक्ष कर वो कर होते हैं जिसमें कराधान व करापात, मतलब जिस पर कर लगाया जाता है, जिस पर कर लगाया जाता है वही उसे पेड करता है। ठीक है। वही उसे भरता है, लगाया जाता है वही उसे भरता है या पेड करता है। ठीक है। पेड करता है। तो यह क्या है? यह प्रत्यक्ष कर होता है। और जो अप्रत्यक्ष कर होता है, अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? अप्रत्यक्ष करों के बारे में मैंने आपको बताया है कि इसमें क्या है, कर किसी और पे लगाया, मतलब कराधान किसी और पे होता है जबकि उसका करापात किसी और पे होता है। मतलब जिस पर कर लगाया जाता है, जिस पर कर आरोपित किया जाता है या लगाया जाता है, वह जिस पर कर आरोपित होता है वह नहीं भरता उसे। ठीक है ना। वह नहीं भरता। तो इसे भरता कौन है? इसे अगला आदमी कोई दूसरा भरता है। ठीक है। बल्कि दूसरा भरता है। वह नहीं भरता बल्कि दूसरा भरता है। ठीक है। क्या भरता है? वही जो टैक्स लगाया जाता है। तो अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष करों में यह मूल अंतर है। अब देखिए जो उदाहरण है, देखिए प्रत्यक्ष करों के जो उदाहरण है उसको जान लेते हैं। तो देखिए प्रत्यक्ष करों के जो प्रमुख उदाहरण है उनको देख लेते हैं। देखिए इनकम टैक्स, आप जानते हैं कि इनकम, आपकी इनकम जितनी होगी आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, तो यह प्रत्यक्ष कर है। फिर संपत्ति कर या प्रॉपर्टी टैक्स उसे कहते हैं, संपत्ति कर भी प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। ठीक है। एक चीज और जानिए कि कारपोरेट टैक्स इसमें आता है प्रत्यक्ष कर में। ठीक है। कारपोरेट टैक्स भी किस में आता है? प्रत्यक्ष कर में आता है। अब देखिए अप्रत्यक्ष करों की बात करते हैं। इसके जो उदाहरण है वो कौन कौन से हैं? तो अप्रत्यक्ष करों में देखिए जीएसटी, आप जानते हैं जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो जीएसटी जो है एक अप्रत्यक्ष कर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ठीक है। पूछा जा सकता है जीएसटी कैसा कर है, तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है। याद रखिएगा, यह पूछा जा सकता है। ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है कस्टम ड्यूटी भी एक अप्रत्यक्ष कर है। कस्टम ड्यूटी के बाद एक्साइज ड्यूटी। ठीक है। एक्साइज ड्यूटी भी क्या है? यह एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है। और अगर कोई मनोरंजन कर है तो मनोरंजन कर भी एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है। तो इस प्रकार देखिए इसमें दो चीजें हैं, एक बिक्री कर और एक एक्साइज ड्यूटी। यह क्या है? यह एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है। अब देखिए इनकम टैक्स या आमदनी कर, यह क्या है? प्रत्यक्ष कर है। जबकि चुंगी कर क्या है? चुंगी कर भी एक प्रत्यक्ष कर है। ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, ए और सी इसमें दो ऑप्शन सही है और दोनों को याद रखिएगा। ठीक है। तो बिक्री कर और प्लस क्या है? एक्साइज ड्यूटी। क्या इसमें जोड़ देते हैं? इसमें एक्साइज ड्यूटी जोड़ देते हैं। ठीक है। एक्साइज ड्यूटी यह जो है यह दोनों अप्रत्यक्ष कर है।
ठीक है ना। अब चलिए आज के तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। आपको बताना है कि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो ऑप्शन ए है एम विश्वेश्वरैया, ऑप्शन बी है जे.आर.डी. टाटा, ऑप्शन सी है जी.डी. बिरला और ऑप्शन डी है पट्टाभी सीतारामैया। तो जल्दी से आप बताएं हमें कि भारत में प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, देखिए भारत के एक बहुत मशहूर इंजीनियर हुए जिनका नाम था श्री एम विश्वेश्वरैया। ठीक है, एम विश्वेश्वरैया ये भारत के बहुत प्रसिद्ध इंजीनियर थे और इनकी इंजीनियरिंग का कमाल आपको बताऊं तो इन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय, किसका, मैसूर विश्वविद्यालय तथा एक बांध है जिसका नाम है कृष्णा सागर बांध। ठीक है, मैसूर विश्वविद्यालय तथा कृष्ण सागर बांध का जो निर्माण है वो इसकी जो डिजाइन है, ठीक है, इसकी जो डिजाइन है इसे तैयार किया था एम विश्वेश्वरैया ने। ठीक है, तो भारत के बहुत प्रसिद्ध इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया और इन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय और कृष्ण सागर बांध का डिजाइन तैयार किया था। इन्होंने ही यह पुस्तक लिखी, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक। ठीक है, और यह कब लिखी इन्होंने 1934 में, यह भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 1934 में इन्होंने यह पुस्तक लिखी थी प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। और परीक्षा के दृष्टिकोण से यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, इसीलिए इसको आपके क्विज में मैंने इसे शामिल किया है आपके प्रश्नों की श्रृंखला में। तो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है, एम विश्वेश्वरैया है और इन्होंने 1934 में इस पुस्तक को लिखा था। ठीक है, अब चलिए आज का चौथा प्रश्न देख लेते हैं। विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है वह कहलाती है। देखिए ऐसी विदेशी मुद्रा जो तेजी से यहां से हटके दूसरी जगह चली जाती है, मतलब त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसमें तुरंत बदल जाती है, तुरंत यहां से टहल के आगे निकल जाती है, वह कौन सी मुद्रा है। तो ऑप्शन ए है गर्म मुद्रा, ऑप्शन बी है स्वर्ण मुद्रा, ऑप्शन सी है सुलभ मुद्रा और ऑप्शन डी है दुर्लभ मुद्रा। तो बताइए कि वह विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है वह क्या कहलाती है। ठीक है, तो जल्दी से अपने आंसर बताइए। अब देखिए वह मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है वो क्या कहलाती है, वह गर्म मुद्रा कहलाती है, या इसे क्या कहते हैं, इसे हॉट मनी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इसे हॉट मनी कहते हैं या इसे गर्म मुद्रा कहते हैं। तो हॉट मनी कौन सा धन होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए हॉट मनी वह धन होता है जो बहुत तेजी से जो है एक देश से दूसरे देश में स्थानांतरित किया जा सकता है। वह मुद्रा जो तेजी से एक देश से दूसरे देश में स्थानांतरित किया जा सकता है, एक देश से दूसरे देश में स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, किया जा सकता है। ठीक है, तो हॉट मनी किसे कहते हैं, वह मुद्रा जो तेजी से एक देश से दूसरे देश में स्थानांतरित किया जा सकता है, इसे हॉट मनी कहते हैं। अब हॉट मनी क्या होता है कि जो शेयर मार्केट होती है उसमें अल्पकालिक लाभ कमाने के लिए जो निवेशक होते हैं वो तेजी से धन को निवेश करते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ परिस्थितियां होती हैं। जैसे मान लीजिए कि भारत में जो देखिए जहां पे ब्याज दरें अधिक होती हैं, निवेशक वहां पे निवेश करता है धन, और जैसे ही स्थिति प्रतिकूल होने लगती है वो वहां से धन को निकाल लेता है। ठीक है, और उसको दूसरे देश में निवेश कर देता है जहां ऐसी परिस्थितियां होती हैं। तो हॉट मनी में क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए कि भारत के शेयर मार्केट में जो ब्याज दर है वह है 6%। ठीक है, तो 6% अगर ब्याज दर है भारत के शेयर मार्केट में तो वहां निवेशक क्या करेगा, धन को निवेश करेगा। ठीक है, लेकिन अगर अमेरिका में उसी समय 3% का वो है, ठीक है, ब्याज दरें 3% है, तो वहां न निवेश करके जहां भारत में जहां ब्याज दरें ज्यादा है वहां निवेश करेगा, क्योंकि वहां उसे मुद्रा का मान बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। तो वहां जब निवेश करेगा और जैसे ही क्या होगा कि मान लीजिए कि अमेरिका में 3% की जगह ये क्या हो गया 7% ब्याज दरें हो गई, तो वह सट से यहां से पैसा निकालेगा, मतलब कहां से, भारत से, जो जहां 6% की ब्याज दरें हैं यहां से पैसा निकालेगा, और 7% जो अमेरिका की ब्याज दरों में कन्वर्ट हो गई है, अमेरिका की ब्याज दरें बढ़कर जो 3% से 7% हो गई हैं, तो भारत से पैसा निकाल के अमेरिका के मार्केट में यह पैसा लगा देगा, और इसी को कहते हैं हॉट मनी या इसे कहते हैं गरम मुद्रा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, हॉट मनी कहते हैं या गरम मुद्रा कहते हैं, यानी भारत से पैसा निकाल करके तुरंत उसे अमेरिका के मार्केट में पैसा लगा दिया गया। अब इससे क्या क्या होता है, इससे बहुत समस्या होती है। जिस देश में हॉट मनी का निवेश सबसे ज्यादा होता है वहां की अर्थव्यवस्था अस्थिर हो जाती है। क्या होती है, अर्थव्यवस्था जो है अस्थिर हो जाती है। जहां से वो पैसा निकलेगा अचानक से तो वहां की शेयर मार्केट क्या होगी, बैठ जाएगी। ठीक है, और इसमें क्या होगा, जिसे मुद्रा विनिमय दरों और वित्तीय बाजारों में क्या है, उथल पुथल मच जाती है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था अस्थिर हो जाती है जैसे ही हॉट मनी किसी मार्केट से निकलती है। ठीक है, तो यही है विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है वो क्या कहलाती है, वह गर्म मुद्रा या हॉट मनी कहलाती है। ठीक है, अब चलिए आज के पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक या इसे क्या कहते हैं, सिडबी, SIDBI, ठीक है, SIDBI या इसे क्या कहते हैं, सिडबी।
हिंदी में इसे कहते हैं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। ठीक है, अब सिडबी का फुल फॉर्म भी जान लेते हैं। ठीक है, सिडबी का फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक या SIDBI के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए सिडबी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना भी जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को। कब हुई थी? 2 अप्रैल 2 अप्रैल सिडबी की स्थापना कब हुई थी? 2 अप्रैल 1990 को सिडबी की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो सिडबी की स्थापना कब हुई थी? 2 अप्रैल 1990। इस तिथि को याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में इसका मुख्यालय स्थित है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक या सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लखनऊ, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है ना। अब चलिए आज के छठे प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा छठा प्रश्न है, वाणिज्यिक बैंकों में गैर निष्पादनीय परिसंपत्तियों का क्या अर्थ है? ठीक है, वाणिज्यिक बैंकों में गैर निष्पादनीय परिसंपत्तियों का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन ए है बैंक जमा जिनका निवेश नहीं किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी है पूंजी परिसंपत्तियां जो प्रयोग में नहीं है। ऑप्शन सी है ऋण जिन पर ब्याज तथा मुख्य रकम की वसूली नहीं होती है। और ऑप्शन डी है कम ब्याज वाले ऋण। तो आपको बताना है कि वाणिज्यिक बैंकों में जो गैर निष्पादनीय परिसंपत्तियां हैं उनका क्या अर्थ है। तो जल्दी से अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? वह ऋण जिन पर ब्याज तथा मुख्य रकम की वसूली नहीं होती है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं गैर निष्पादनीय परिसंपत्तियां। आप इसे एनपीए कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इसकी चर्चा भी आपने सुनी होगी। यह क्या होता है? एनपीए होता है। एनपीए का जो फुल फॉर्म होता है वह क्या होता है? वह होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहते हैं इसे। ठीक है, एनपीए। तो वाणिज्यिक बैंकों में जो गैर निष्पादनीय परिसंपत्तियां हैं उसे क्या कहते हैं? या एनपीए हैं जो उसे उसमें क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहते हैं एनपीए को। तो यह क्या है? वह ऋण जिन पर ब्याज तथा मुख्य रकम की वसूली नहीं होती उसे क्या कहते हैं? उसे एनपीए कहते हैं। ठीक है, या गैर निष्पादनीय परिसंपत्ति कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एनपीए क्या होता है और यह इसका निर्माण कैसे होता है। देखिए आरबीआई कहता है, आरबीआई के अनुसार, यह ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीआई के अनुसार वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा जो ऋण दिए जाते हैं ना, अगर वाणिज्यिक बैंकों ने किसी को ऋण दिया है तो जो निर्धारित भुगतान तिथि है उसका 90 दिन। ठीक है, निर्धारित भुगतान तिथि से 90 दिन तक न तो मुख्य रकम की वसूली हुई, 90 दिन याद रखिएगा। आरबीआई के अनुसार जो वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण दिया गया है, जिसकी निर्धारित जिस दिन ऋण दे दिया गया, ठीक है, अब उसके बाद कहा गया कि अब आपको इसके बारे में इसके एवज में ऋण को समाप्त करने के लिए धीरे धीरे आपको पैसे जमा करने हैं। ठीक है, तो भुगतान तिथि के जो 90 दिन तक न तो मुख्य रकम की किस्त मिली, ठीक है, न तो मुख्य रकम की कोई किस्त मिली। ठीक है, न तो मुख्य रकम की कोई किस्त मिली। ठीक है, और न ही उस पर जो ब्याज है, जो मतलब ब्याज उस पर लगाया गया है, न ही ब्याज की अदायगी हुई। ठीक है, तो क्या है? 90 दिन तक न तो मुख्य रकम की, मतलब जो ऋण दिया गया, मान लीजिए 1 लाख रुपया ऋण दिया गया, तो 1 लाख इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, 1 लाख रुपए का जो ऋण दिया गया और इस ऋण पे न तो मुख्य रकम की वसूली हुई, ठीक है, 90 दिन तक। ठीक है, और अगर मुख्य रकम नहीं आया तो कम से कम ब्याज आना चाहिए। मान लीजिए इस पे 10% का ब्याज है, तो 10% ब्याज का जो हिस्सा है वो तो वापसी होनी चाहिए 90 दिन के अंदर, तो वह भी वापस नहीं आया। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे एनपीए ऐसे धन को क्या कहा जाता है? यानी यही जो 1 लाख रुपया है इसको क्या कहा जाएगा? इसे एनपीए कह दिया जाएगा, या इसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कह दिया जाता है, या इसे कह सकते हैं गैर निष्पादनीय परिसंपत्ति। ठीक है, तो ये जो 1 लाख रुपए है इसे एनपीए में शामिल कर दिया जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या गैर निष्पादनीय परिसंपत्ति के अंतर्गत इसे रख दिया जाता है, क्योंकि इस पे जब से ऋण दिया गया है उसके 90 दिनों यानी 3 महीने तक न तो मुख्य रकम की वापसी हुई, न तो मुख्य रकम से संबंधित कोई किस्त जमा हुई, और न तो ब्याज की कोई अदायगी हुई। ठीक है, तो इसे आरबीआई क्या करता है? एनपीए में शामिल कर देता है। हालांकि इस सरकार ने एनपीए की वसूली के लिए बहुत से प्रयास किए हैं, बहुत सी योजनाएं भी लॉन्च की हैं, और बहुत से एनपीए को समाप्त भी किया गया है, तमाम तरह की सुविधाएं देकर, ब्याज दरों में छूट देकर, और एनपीए को क्लियर करने का प्रयास किया गया है। लेकिन फिर भी
एनपीए का कोटा इतना ज्यादा है कि उसमें तमाम विवादास्पद बातें हैं जिसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये हो गया वह ऋण जिन पर ब्याज तथा मुख्य रकम की वसूली नहीं होती, इन्हें वाणिज्यिक बैंकों में गैर निष्पादीय परिसंपत्तियों के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है ना। अब चलिए आज के 7वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 7वां प्रश्न है, मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है। बहुत छोटा सा प्रश्न है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है। तो ऑप्शन ए है सेबी, ऑप्शन बी है आरबीआई, ऑप्शन सी है वित्त मंत्रालय और ऑप्शन डी है योजना आयोग। तो बताइए मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है। ठीक है, अब देखिए मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में किसके द्वारा किया जाता है। बहुत आसान सा प्रश्न है। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा भारत में मौद्रिक नीति निर्माण का कार्य किया जाता है। ठीक है ना। अब देखिए जो मौद्रिक नीति निर्माण होता है ये किसके द्वारा किया जाता है। एक समिति बनाई जाती है जिसे एमपीसी कहते हैं। एमपीसी का मतलब क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक बनाई जाती है। ठीक है, आरबीआई के द्वारा। और एमपीसी यही मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी होती है इसी के द्वारा जो है भारत में मौद्रिक नीति का निर्माण किया जाता है। ठीक है, अब इसमें रिजर्व बैंक के, अब इसे किस नाम से जानते हैं। देखिए इसमें इसको सुधार लेते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसी के द्वारा जो है मौद्रिक नीति का निर्माण किया जाता है आरबीआई के। ठीक है ना। अब मौद्रिक नीति का निर्माण इसे किस नाम से जानते हैं, इसे एक नाम से और जानते हैं, इसे जानते हैं आरबीआई के मौद्रिक नीति दस्तावेज के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, इसे मौद्रिक नीति दस्तावेज के नाम से भी जाना जाता है। जो मौद्रिक नीति का निर्माण करती है आरबीआई, तो इसे क्या कहते हैं, मौद्रिक नीति दस्तावेज के नाम से भी जाना जाता है। इस नाम से भी आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि मौद्रिक नीति दस्तावेज कौन जारी करता है, तो यह भी आरबीआई जारी करता है। ठीक है ना। अब देखिए ये जो मौद्रिक दस्तावेज है या मौद्रिक नीति है, इसके अंतर्गत क्या, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है अर्थव्यवस्था में विनिमय स्थिरता होनी चाहिए। ठीक है, अर्थव्यवस्था में क्या हो, विनिमय स्थिरता हो। ठीक है, साथ ही कीमत स्थिरता हो, विनिमय स्थिरता, कीमत स्थिरता हो, और इसमें आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए यह नीतियां जारी की जाती हैं। ठीक है, आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए यह नीतियां जारी की जाती हैं। ठीक है, तो जो मौद्रिक नीति है वह कौन जारी करता है, मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में आरबीआई के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट चलते हैं, आज का हमारा 8वां प्रश्न है, जब भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, जब भारतीय रिजर्व बैंक कैश रिजर्व रेशियो या इसे क्या कहते हैं सीआरआर में वृद्धि की घोषणा करता है, तब इसका अर्थ क्या होता है। अब आप बताइए कि जब भारतीय रिजर्व बैंक सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका अर्थ क्या है। तो ऑप्शन ए है संघीय सरकार के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा रहेगी, ऑप्शन बी है भारतीय रिजर्व बैंक के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा रहेगी, ऑप्शन सी है व्यापारिक बैंकों के पास उधार देने हेतु कम मुद्रा रहेगी, और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इतने ऑप्शन आपके पास है कि जब आरबीआई क्या करता है सीआरआर में वृद्धि कर देता है तो इसका अर्थ क्या है। ठीक है, तो जल्दी से अपने आंसर बताइए कि इसका अर्थ क्या है जब सीआरआर में वृद्धि होती है। अब देखिए इसमें कौन सा उत्तर सही है, इसमें सी आंसर सही है। ठीक है, व्यापारिक बैंकों के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा रहेगी। ठीक है ना, तो सी ऑप्शन सही है। जब भारतीय रिजर्व बैंक सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि भारतीय व्यापारिक बैंकों के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा रहती है। ठीक है ना। अब चलिए इसके बारे में जान लेते हैं आखिर सीआरआर क्या है। ठीक है, देखिए जो भारतीय रिजर्व बैंक है यानी आरबीआई है, आरबीआई के जो मुख्य कार्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो आरबीआई का जो मुख्य कार्य है, देखिए आरबीआई के बारे में हमने आपको पहले बताया भी है लेकिन जल्दी से बता देते हैं आरबीआई के मुख्य कार्य। ठीक है, आरबीआई के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं। पहला कार्य तो इसका है नोटों का निर्गमन करना। क्या है, नोटों का निर्गमन करना एक कार्य है इसका आरबीआई का। ठीक है, दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है वह क्या है, यह सरकार के बैंक के रूप में कार्य करता है। क्या करता है, सरकार के बैंक के रूप में कार्य करता है, सरकार के बैंक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, दूसरा ये महत्वपूर्ण कार्य है। तीसरा है बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में, बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है, यह तीसरा इसका प्रमुख कार्य है। और चौथा प्रमुख कार्य है साख का नियंत्रण करना। ठीक है, चौथा क्या है, साख या इसे क्या कहते हैं ऋण। ठीक है, साख का नियंत्रण करना। ठीक है, साख नियंत्रण। ठीक है, तो ये चार प्रमुख कार्य हैं आरबीआई के। ठीक है, अब देखिए आरबीआई क्या करता है, इसने इस दो तरह के प्रमुख कार्य हैं, एक तो तरलता नियंत्रण के उपकरण है इसके पास और दूसरा है साख नियंत्रण के उपकरण। तो जो तरलता नियंत्रण या लिक्विडिटी कंट्रोल के जो उपकरण है उसमें दो उपकरण आते हैं। तो देखिए तरलता नियंत्रण के आरबीआई के तरलता नियंत्रण के उपकरण, तरलता
नियंत्रण के उपकरण कौन कौन से हैं? तरलता नियंत्रण के उपकरण आरबीआई के कौन कौन से हैं? तो देखिए इसमें पहला है नकद आरक्षित अनुपात या इसे कहते हैं CRR, और दूसरा क्या है? दूसरा है सांविधिक तरलता अनुपात या इसे कहते हैं SLR, या इसे कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR कहते हैं, ठीक है, सांविधिक तरलता अनुपात कहते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है इसका आरबीआई का, ये तरलता नियंत्रण के उपकरण है दो, एक CRR है और एक SLR है, ठीक है। और जो इसका शाख नियंत्रण के उपकरण है, इसके बारे में आप सुनते होंगे, आरबीआई के, देखिए आरबीआई के शाख नियंत्रण के उपकरण क्या है? आरबीआई के शाख नियंत्रण के उपकरण कौन कौन से हैं, इसको देखते हैं। तो आरबीआई के जो शाख नियंत्रण के उपकरण है वह पहला है रेपो रेट, ठीक है, क्या है? रेपो रेट है, एक है रेपो रेट, रेपो रेट यह शाख नियंत्रण का उपकरण है, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा है रिवर्स रेपो रेट, दूसरा क्या है? रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट है, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट है। तीसरा क्या है इसके लिए? इसके बैंक रेट या बैंक दर कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? बैंक दर है तीसरा। और चौथा जो महत्वपूर्ण उपकरण है वह कौन सा है शाख नियंत्रण के उपकरण में? तो चौथा उपकरण है एमएसएफ रेट या सीमांत अस्थायी सुविधा कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? सीमांत अस्थायी सुविधा, ठीक है, या इसे कहते हैं MSF, ठीक है, MSF, ठीक है ना। अब देखिए ये जो दरें होती हैं, ये जो रेट होते हैं, ये आरबीआई के शाख नियंत्रण के उपकरण में कौन कौन से आते हैं? तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक दर और सीमांत अस्थायी सुविधा या इसे MSF के नाम से जानते हैं। अब देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा कि यहां से प्रश्न ऐसे बनता है कि निम्नलिखित में से कौन आरबीआई के तरलता नियंत्रण के उपकरण के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? तो उसमें आंसर हो जाएगा CRR या SLR या दोनों जो दिया होगा, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न इसमें से बनता है कि आरबीआई के शाख नियंत्रण के उपकरण कौन कौन से हैं? तो देखिए शाख नियंत्रण के उपकरण कौन कौन से हैं? तो रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, बैंक दर है और सीमांत अस्थायी सुविधा है, ठीक है। अब देखिए इनके बारे में डिटेल में जानना जरूरी है, लेकिन अभी हमारे पास चूंकि समय की कमी है इसलिए इसके बारे में फिर किसी और प्रश्न में चर्चा करेंगे। अभी जो हमारा टारगेट है वह CRR और SLR के बारे में है। देखिए CRR, देखिए CRR के संबंध में एक प्रश्न भी पूछा है, कैश रिजर्व रेशियो। CRR क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसमें जो वाणिज्यिक बैंक जो है, वाणिज्यिक बैंक CRR में क्या होता है? जब वाणिज्यिक बैंकों को, याद रखिएगा इसे, ठीक है, वाणिज्यिक बैंक क्या करते हैं? अपनी सभी जमाओं, क्या है वो जो है, जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं ये क्या करते हैं? अपनी सभी जमाओं, जिसमें कौन कौन सी जमा होती है? एक मांग जमा होती है और दूसरी कौन सी होती है? सावधि जमा, यानी सभी जमाओं। तो वाणिज्यिक बैंक अपनी सभी जमाओं जिसमें मांग जमा और सावधि जमा दोनों शामिल होती है, उसका वह अनुपात जो वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई के पास रखना होता है, ठीक है। तो वाणिज्यिक बैंक सभी जमाओं जिसमें मांग जमा और सावधि जमा शामिल होती है, इसका एक अनुपात जो है, एक अनुपात आरबीआई के पास जमा करता है, ठीक है, आरबीआई के पास जमा करता है, ठीक है, जमा करता है। तो जब अपनी जो मुद्रा है वाणिज्यिक बैंकों के पास, उसका एक हिस्सा वह आरबीआई के पास जमा कर देता है और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं CRR या कैश रिजर्व रेशियो के नाम से जानते हैं। और जब यह मुद्रा वाणिज्यिक बैंक अपनी इन मुद्राओं को आरबीआई के पास जमा कर देंगे तो यह लाजमी है कि वाणिज्यिक बैंकों के पास जो मुद्रा है वो कम हो जाएगी। तो जब उसके पास कम हो जाएगी तो वह क्या करेगा? वह ऋण देने में और कटौती करेगा, क्योंकि उसके पास ज्यादा मुद्रा ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है ऑप्शन में कि व्यापारिक बैंकों के पास उधार देने हेतु कम मुद्रा रहेगी। उसका यही कारण है कि वाणिज्यिक बैंक अपनी जो सभी जमाएं हैं, चाहे वो मांग जमा है चाहे वो सावधि जमा है, उसका एक निश्चित अनुपात आरबीआई के पास जमा कर देता है, ठीक है। इसे ही CRR कहते हैं। और जब CRR में वृद्धि होती है, CRR की मात्रा में कुछ परसेंटेज की बढ़ोतरी की जाती है आरबीआई के द्वारा, तो इससे क्या होता है कि जो व्यापारिक बैंक है उनकी जो तरलता होती है, लिक्विडिटी होती है, वो कम हो जाती है, क्योंकि उनकी मुद्राएं किसके पास चली जाती हैं? आरबीआई के पास चली जाती है। तो बताइए जब हमारे पास जो फिक्स पैसा है उसमें से कुछ आरबीआई के पास चला जाएगा तो हम उसमें से उधार किसको देंगे? ऋण कैसे देंगे? क्योंकि हमारे पास मुद्राएं कम हो जाएंगी। तो इसीलिए व्यापारिक बैंकों के पास उधार देने हैं तो कम मुद्रा रहेगी। सी ऑप्शन सही है। अब देखिए इसी में दिया है SLR, यह भी जो है व्यापारिक बैंकों की तरलता नियंत्रण का, आरबीआई के तरलता नियंत्रण के उपकरण के अंतर्गत आता है SLR, ठीक है। अब SLR में क्या होता है? इसे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं, या इसे क्या कहते हैं? इसका एक नाम है सांविधिक तरलता अनुपात। क्या है?
सांविधिक तरलता अनुपात के नाम से भी इसे जानते हैं, ठीक है ना। तो सांविधिक तरलता अनुपात क्या है? इसमें बैंकों की समग्र जमाओं का वह अनुपात जो उन्हें सरकारी प्रतिभूतियों, स्वर्ण, नकदी जैसी चल एवं सुरक्षित संपत्तियों के रूप में रखना होता है। इसमें क्या होता है? यह जो है बैंकों की जो समग्र जमा होता है, मतलब पूरी जमाओं का वह अनुपात होता है, समग्र जमाओं का अनुपात, ठीक है, समग्र जमाओं का अनुपात होता है। इसमें क्या होता है? इसमें सरकारी प्रतिभूतियां होती हैं। क्या होती हैं? सरकारी प्रतिभूतियां होती हैं। उसके बाद इसमें स्वर्ण भी शामिल होता है, नकदी भी शामिल होती है, ठीक है, नकदी भी शामिल होती है। इन सब को क्या करना है? इसको सुरक्षित संपत्तियों के रूप में, चल एवं सुरक्षित नकदी जैसी चल एवं सुरक्षित संपत्तियों के रूप में रखना होता है, और इसे क्या कहते हैं? SLR कहते हैं, ठीक है। तो बैंकों की समग्र जमाओं का वह अनुपात जो उन्हें सरकारी प्रतिभूतियों, स्वर्ण और नकदी जैसी चल एवं सुरक्षित संपत्तियों के रूप में रखना होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं SLR, ठीक है ना। और यह भी तरलता से ऋणात्मक रूप से संबंधित होता है, तो इसे भी याद रखिएगा, SLR को भी, ठीक है। तो CRR और SLR ये हो गया। अब बाद में किसी प्रश्न में हम आपको बताएंगे कि रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, और सीमांत स्थायी सुविधा किसे कहते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इसमें C ऑप्शन सही है 8वें प्रश्न में, कि जब भारतीय रिजर्व बैंक कैश रिजर्व रेशियो में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका अर्थ है कि व्यापारिक बैंकों के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा रहती है, ठीक है ना। अब चलिए आज का जो नवा प्रश्न है, नवा प्रश्न देख लेते हैं। संगम योजना का उद्देश्य क्या है? यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। आखिर संगम योजना का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए है शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था करना, ऑप्शन बी है नदियों की सफाई की व्यवस्था करना, ऑप्शन सी है सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देना, और ऑप्शन डी है विकलांगों की सहायता करना। तो जल्दी से आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि संगम योजना का उद्देश्य क्या है, ठीक है। अब देखिए संगम योजना का जो संबंध है वो किससे है? विकलांगों की सहायता से है, ठीक है, डी ऑप्शन सही है। संगम योजना का उद्देश्य क्या है? विकलांगों की सहायता करना। अब आइए संगम योजना के बारे में जानते हैं। संगम योजना क्या है? संगम योजना, इसके बारे में जान लेते हैं। संगम योजना, ठीक है। अब संगम योजना का प्रारंभ कब हुआ? संगम योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो यह हुआ 15 अगस्त 1996 को, ठीक है। संगम योजना का प्रारंभ कब होता है? तो 15 अगस्त 1996 को संगम योजना आरंभ की गई थी। और इस योजना का जो उद्देश्य था वह ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जो विकलांग व्यक्ति थे, इसका उद्देश्य जान लेते हैं। संगम योजना का उद्देश्य, संगम योजना का उद्देश्य क्या है? यह ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले विकलांग व्यक्तियों को एक समूह में इकट्ठा करता है। क्या है इसमें? क्या किया जाता है इसमें? ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले विकलांग व्यक्तियों को ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले विकलांग व्यक्तियों को एक समूह में इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। एक समूह में इकट्ठा किया जाता है, ठीक है, इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। तो संगम योजना में क्या होता है? इसका प्रारंभ हुआ 15 अगस्त 1996 को, और इसका उद्देश्य क्या था कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले इसमें विकलांग व्यक्तियों को एक समूह में इकट्ठा किया जाता है। अब जो इस समूह में इकट्ठा किया जाता है तो इनको क्या नाम दिया जाता है? इस समूह के जो संगठन का नाम दिया जाता है, ये संगम संगठन नाम दिया जाता है। इनको क्या नाम दिया जाता है? संगम संगठन, ठीक है, संगम संगठन नाम दिया जाता है। अब क्या किया जाता है कि अगर ये कोई आर्थिक गतिविधियां चलाना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कोई व्यापार करना चाहते हैं, तो इस व्यापार के लिए इनको क्या किया जाता है? इस संगठन को इसमें 15,000 रुपए की सहायता दी जाती है। किसकी? 15,000 रुपए की सहायता का प्रावधान इनका किया जाता है, ठीक है, सहायता दी जाती है। 15,000 रुपए की सहायता इस संगम संगठन को दी जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है जो संगम योजना है उसका उद्देश्य क्या है? विकलांगों की सहायता करना, ठीक है। अब जो इनका संगम संगठन होता है, इनको व्यापार या व्यवसाय करने के लिए व्यापार करने के लिए 15,000 रुपए की सहायता दी जाती है। इस प्रकार विकलांगों की सहायता के लिए संगम योजना की शुरुआत की गई, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही है। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का हमारा 10वां प्रश्न है, समन्वित ग्रामीण विकास योजना जिसे IRDP के नाम से जानते हैं, इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? समन्वित ग्रामीण विकास योजना या IRDP का जो मुख्य लक्ष्य है वह क्या है? तो ऑप्शन ए है ग्रामीण युवकों को ट्रेनिंग देना, ऑप्शन बी है भूमिहीन श्रमिकों के लिए रोजगार जुटाना, ऑप्शन सी है मरुस्थलीकरण पर नियंत्रण करना, और ऑप्शन डी है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को रोजगार दिलाना। तो जल्दी से आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि समन्वित ग्रामीण विकास योजना या IRDP का मुख्य लक्ष्य क्या है, ठीक है। तो जल्दी से बताइए। अब देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? डी ऑप्शन सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को रोजगार दिलाना, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को रोजगार दिलाना, डी ऑप्शन सही है। यह समन्वित ग्रामीण विकास योजना
आईआरडीपी, आईआरडीपी का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, आईआरडीपी का फुल फॉर्म क्या है, देखिए आईआरडीपी का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड, क्या है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो आईआरडीपी का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे समन्वित ग्रामीण विकास के नाम से जानते हैं, विकास योजना के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अब देखिए आईआरडीपी, आईआरडीपी की शुरुआत होती है, देखिए आईआरडीपी की शुरुआत कब हुई, इसकी शुरुआत होती है 2 अक्टूबर 1980 को। कब, 2 अक्टूबर 1980 को आईआरडीपी की शुरुआत होती है, ठीक है, इसका प्रारंभ होता है। और इसका जो लक्ष्य था वो क्या था, निर्धन परिवारों को, लक्ष्य क्या था इसका, लक्ष्य आईआरडीपी का जो लक्ष्य था वह क्या था कि ग्रामीण निर्धन परिवारों को, यह भी ध्यान रखने की बात है, ग्रामीण निर्धन परिवारों को, ग्रामीण निर्धन परिवारों को स्वरोजगार हेतु, ग्रामीण निर्धन परिवारों को स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराकर, क्या करके, ऋण उपलब्ध कराकर, ठीक है, ग्रामीण निर्धन परिवारों को ऋण, स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराकर उन्हें रोजगार प्रदान करना, ठीक है, उन्हें रोजगार प्रदान करना, ठीक है, प्रदान करना, यह आईआरडीपी का मुख्य लक्ष्य था। अब जब इन्हें ग्रामीण निर्धन परिवारों को स्वरोजगार के लिए ऋण दिया जाएगा, उन्हें रोजगार प्रदान किया जाएगा, तो इससे उनकी स्थिति में क्या परिवर्तन किया जा सकता है, ताकि वे गरीबी रेखा से नीचे ऊपर उठ सके, ठीक है, ताकि वे गरीबी रेखा से ऊपर उठ सके, ठीक है। तो यह आईआरडीपी का मुख्य टारगेट था कि ग्रामीण निर्धन परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना या ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को रोजगार दिलाना, ठीक है। तो यह आईआरडीपी या समन्वित ग्रामीण विकास योजना का जो मुख्य लक्ष्य था वो यही था। अब देखिए एक चीज और इंपॉर्टेंट है, 1 अप्रैल 1999, क्या है, 1 अप्रैल 1999, 1 अप्रैल 1999 को इस योजना को स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना में मिला दिया गया। 1 अप्रैल 1999 से इस योजना को स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना में मिला दिया गया। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना में मिला दिया गया, ठीक है, मिला दिया गया, इस बात को याद रखिएगा। 1 अप्रैल 1999 से क्या किया गया, इस योजना को, कौन सी योजना, समन्वित ग्रामीण विकास योजना जो थी या समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो था, उस योजना को स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना में मिला दिया गया, इस बात को भी याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1999 से, ठीक है ना। तो दोनों चीज याद रखिएगा, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना में मिलाया गया है इसे, और समन्वित ग्रामीण विकास योजना की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, 2 अक्टूबर 1980 को, तो इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिए आज का हमारा 11वां प्रश्न देख लेते हैं। आज का हमारा 11वां प्रश्न है, भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी। ध्यान दीजिएगा, बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए कहां, नगरीय क्षेत्रों में, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारत में नगरीय क्षेत्रों में जो बीपीएल परिवार हैं उनकी पहचान के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी। तो ऑप्शन ए है तेंदुलकर समिति, ऑप्शन बी है सक्सेना समिति, ऑप्शन सी है लकड़वाला समिति और ऑप्शन डी है हाशिम समिति। तो जल्दी से अपने आंसर हमें बताइए कि भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी, ठीक है ना। अब देखिए इस प्रश्न का उत्तर है डी ऑप्शन, हाशिम समिति, ठीक है, हाशिम समिति। भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी, तो हाशिम समिति का गठन किया गया था। अब देखिए हाशिम समिति के बारे में जान लेते हैं। हाशिम समिति को क्या कहते थे, एस आर हाशिम इनका नाम है, ठीक है, एस आर हाशिम इन्हें कहते हैं, ठीक है। यह शहरी क्षेत्रों में गरीबों की पहचान के लिए एस आर हाशिम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, जिसे हाशिम समिति के नाम से जानते हैं। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी, इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है दिसंबर 2012 में दी थी। कब दी थी, दिसंबर
दिसंबर 2012 में हाशिम समिति ने अपनी रिपोर्ट दी थी। ठीक है ना। अब हाशिम समिति के अनुसार इन्होंने शहरी गरीबों की पहचान के लिए या शहरी गरीबों की पहचान के लिए इन्होंने क्या किया था, 3 प्रकार की जो वल्नरेबिलिटीज होती है या जिसे कहते हैं कमजोरियां होती हैं, तो 3 प्रकार की कमजोरियों की चर्चा की थी। 3 प्रकार की कमजोरियों की चर्चा की थी। 3 प्रकार की कमजोरियां बताई थी इन्होंने कि किस आधार पर इन्होंने शहरी गरीबों की पहचान की है। तो इन कमजोरियों में पहली है कि आवासीय कमजोरी, यानी जिसके पास आवास नहीं है वह कमजोर लोग हैं, वह बीपीएल लोग हैं, गरीब लोग हैं, तो एक आवासीय कमजोरी हो गया। दूसरा सामाजिक कमजोरी। ठीक है, क्या है, सामाजिक कमजोरी हो गया। ठीक है, जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, सामाजिक कमजोरी। और तीसरा जो इन्होंने बताया था, तीसरा प्रकार जो बताया था गरीबों का, वह था पेशाजनक कमजोरी। ठीक है, पेशाजनक कमजोरी। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है एस आर हाशिम महोदय की अध्यक्षता में एक नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। ठीक है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 2012 में दी थी और अपनी रिपोर्ट में इन्होंने 3 प्रकार की प्रमुख कमजोरियों की चर्चा की थी नगरीय गरीबों के बारे में। तो उसमें पहली कमजोरी थी आवासीय कमजोरी, दूसरी थी सामाजिक कमजोरी और तीसरी थी पेशाजनक कमजोरी। ठीक है, जो प्रश्न पूछा गया था वह प्रश्न था कि भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की, यह भी ध्यान रखिएगा, नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी, तो हाशिम समिति या एस आर हाशिम समिति। तो इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अब चलिए 12वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 12वां प्रश्न है वैश्विक गांव। वैश्विक गांव को अंग्रेजी में क्या कह सकते हैं, वैश्विक गांव को अंग्रेजी में कह सकते हैं ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज। ठीक है, तो वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास किस पर आधारित है, आपको यह बताना है कि वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास किस पर आधारित है। तो ऑप्शन ए है सामाजिक विकास पर, ऑप्शन बी है राजनीतिक विकास पर, ऑप्शन सी है परिवहन एवं संचार का विकास और ऑप्शन डी है अंतरराष्ट्रीय संगठन पर। तो आप बताइए कि वैश्विक गांव की जो संकल्पना है वह किस पर आधारित है। जल्दी से अपने आंसर हमें कमेंट करके बताइए। तो देखिए, वैश्विक गांव की जो संकल्पना है वह किस पर आधारित है, वह परिवहन एवं संचार के विकास पर आधारित है। वैश्विक गांव की संकल्पना या ग्लोबल विलेज की संकल्पना। आपको पता है कि इंटरनेट के विकास ने पूरी दुनिया को एक साथ ला दिया है। इंटरनेट के विकास ने पूरी दुनिया को एक साथ ला दिया है। ठीक है, इंटरनेट के विकास ने पूरी दुनिया को एक साथ ला दिया है। ठीक है, अब क्या है कि कहीं भी कोई खबर होती है तो वो तत्काल आपके मोबाइल में एक क्लिक भर से वो आपके सामने आ जाती है और उस खबर के संबंध में आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, उस पर टिप्पणी कर सकते हैं, उसका प्रसार कर सकते हैं और लोगों तक उसे पहुंचा सकते हैं। और जो परिवहन की बात है, अब जैसे आप इतने तेज परिवहन आ गए हैं जिसमें आप हवाई जहाज में बैठे और अभी 2 घंटे के अंदर आप इस देश से बाहर किसी और देश में लैंड करते हुए नजर आएंगे। तो इस प्रकार जो वैश्विक गांव या ग्लोबल विलेज की संकल्पना है, आप कहीं भी तेजी से पहुंच सकते हैं, वहां से वापस आ सकते हैं, या इंटरनेट के माध्यम से पूरी दुनिया की खबरों की जानकारी आपकी जेब में रहती है, आपके मोबाइल में रहती है। आप जब चाहें आप अपने उंगलियों के एक क्लिक से इस पूरी खबर को जान सकते हैं। ठीक है ना। तो वैश्विक गांव की जो संकल्पना है उसका विकास किस पे हुआ, परिवहन एवं संचार के विकास से पर आधारित है वैश्विक गांव के विकास की संकल्पना। ठीक है ना। अब एक बात और इसमें रह जा रही है कि आखिर वैश्विक गांव या ग्लोबल विलेज की संकल्पना को सबसे पहले किसने जो है इसकी भविष्यवाणी की थी। तो ग्लोबल विलेज की संकल्पना की भविष्यवाणी किसने की थी, इसको बता देते हैं। तो इसकी भविष्यवाणी ग्लोबल विलेज की जो भविष्यवाणी थी वो किसने की थी, वह किया था मार्शल मैक्लुहान ने। किसने, मार्शल मैक्लुहान ने ग्लोबल विलेज संकल्पना की भविष्यवाणी की थी। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि सबसे पहले ग्लोबल विलेज की भविष्यवाणी किसने की थी, तो ग्लोबल विलेज की भविष्यवाणी की थी मार्शल मैक्लुहान ने। इसे आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल विलेज की भविष्यवाणी किसने की थी, मार्शल मैक्लुहान ने ग्लोबल विलेज की भविष्यवाणी की थी। ठीक है, और बाद में इसे जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इतना फैला दिया गया कि आप इसे ग्लोबल विलेज, ग्लोबलाइजेशन आदि के नाम से इसे जानते हैं। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा 12वां प्रश्न। इसका ऑप्शन सी सही है, परिवहन एवं संचार का विकास जो है ग्लोबल विलेज की संकल्पना का आधार है। ठीक है ना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा 13वां प्रश्न है, आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है।
आपको बताना है कि आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन ए है, यह योजना प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। ऑप्शन बी है, या दूसरा ऑप्शन है, ये इस योजना में होने वाले व्यय में केंद्र और राज्यों की जो भागीदारी है वह 60:40 के अनुपात में होती है। तो आपको नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर आपको बताना है कि ग्लोबल विलेज की आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, तो देखिए आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में पहला जो ऑप्शन है, यह योजना प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। तो यह क्या होता है, यह प्रति व्यक्ति नहीं है, बल्कि यह क्या है, प्रति परिवार। क्या है, यह प्रति व्यक्ति न होके प्रति परिवार 5 लाख रुपए की बीमा उपलब्ध कराने की बात करती है। प्रति परिवार 5 लाख रुपए का बीमा उपलब्ध कराने का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। ठीक है ना, तो इसलिए आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में जो पहला कथन है कि यह योजना प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है, नहीं, यह योजना प्रति परिवार 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करती है। ठीक है ना, दूसरा है, इस योजना में होने वाले व्यय में केंद्र और राज्यों की जो भागीदारी है वह 60:40 के अनुपात में होती है। तो यह बिल्कुल सही है कि इस योजना में जो व्यय होता है वह केंद्र और राज्यों की भागीदारी में 60:40 के अनुपात में होता है। तो केवल 2 ऑप्शन सही है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन गलत है, तो बी सही है, केवल दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है ना, तो यह सही ऑप्शन है। ठीक है, अब आयुष्मान भारत योजना के बारे में जान लेते हैं, संक्षिप्त में जानेंगे, बहुत विस्तार से उसकी चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है ना, अब देखिए आयुष्मान भारत योजना, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, इसको दोबारा ना पढ़ना पड़े आपको। आयुष्मान भारत योजना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, आयुष्मान भारत योजना, या इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। क्या कहते हैं इसे, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, या इसे पीएम जय भी कहते हैं, PMJAY। ठीक है, पीएम जय योजना के नाम से भी इसे जानते हैं। यह भारत सरकार की एक प्रमुख स्वास्थ्य योजना है। अब इसकी शुरुआत कब की गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह पूछा जा सकता है कि पीएम जय योजना या आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो इसकी शुरुआत की गई थी 23 सितंबर 2018 को। इस तिथि को याद रखिएगा। ठीक है, 23 सितंबर 2018, इसको कंप्लीट याद रखिएगा। इसकी शुरुआत कब की गई थी, 23 सितंबर 2018 को शुरुआत की गई थी। और इसका उद्देश्य भी जान लेते हैं, चूंकि शुरुआत हमको पता हो गई, तो अब उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों, किसका, आर्थिक रूप से, उद्देश्य क्या था, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। क्या था, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। ठीक है, प्रदान करना, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य था। ठीक है ना, अब इसमें क्या किया गया, इसमें एक निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा की गई। पहला क्या किया गया, निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा। निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा में क्या किया गया, निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा, इसमें क्या किया गया, इसमें प्रत्येक परिवार को, एक चीज ध्यान रखिएगा, व्यक्ति नहीं है, प्रत्येक परिवार है, प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक का, 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। ठीक है, स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया गया। ठीक है, प्रदान किया गया। तो प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया गया। इस प्रकार जो है पूरे भारत में 10.74 करोड़ गरीब और वंचित परिवारों को यह योजना कवर करती है। कितनी, 10.74 करोड़ परिवार, गरीब व वंचित परिवारों को यह योजना कवर करती है। यानी इस प्रकार से लगभग 50 करोड़ लोगों को इस योजना का लाभ मिल रहा है इस समय। ठीक है ना, इसके द्वारा कैशलेस और पेपरलेस उपचार भी किया जाता है। अब एक चीज और है, इसमें गंभीर बीमारियों को भी कवर किया गया है, सर्जरी को भी कवर किया गया है, दवाइयां, डायग्नोस्टिक्स, अन्य चीजों को भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक है ना, और भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसे लागू किया गया है। इसमें भारत के सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। केंद्र शासित प्रदेशों में यह लागू है, यह भी याद रखिएगा। भारत के सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में इसे लागू कर दिया गया है। ठीक है, तो निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा प्रत्येक परिवार के 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रत्येक परिवार को प्रदान किया गया है। तो इस बात को याद रखिएगा। आयुष्मान भारत योजना को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या पीएम जय के नाम से भी जानते हैं। और इसकी शुरुआत 23 सितंबर 2018 को हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है,
यह देखिए ये पूरा इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूं, आप इसे याद कर लीजिएगा। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है और इसमें प्रत्येक परिवार को, यही पॉइंट याद रखिएगा, प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा देना है, ठीक है ना। तो देखिए इसके संबंध में कौन सा, केवल दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, आज का हमारा 14वां प्रश्न है, कौशल भारत अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको बताना है कि कौशल भारत अभियान के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन ए है, कौशल भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री ने जुलाई 2015 में की थी। और ऑप्शन दूसरा है, इस अभियान का जो मुख्य उद्देश्य था वह भारत के युवाओं को सूचना तकनीक में प्रशिक्षित करना था। तो अपने आंसर जो है आपको कूट से देने हैं। तो उसमें ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है न तो एक और न ही दो। तो बताइए कौशल भारत अभियान क्या है और इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है। जल्दी से आप अपने आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, कौशल भारत अभियान की जो शुरुआत है वो प्रधानमंत्री ने जुलाई 2015 में की थी, ये सही है, ठीक है ना। कब किया था? 15 जुलाई 2015 को, 15 जुलाई 2015 को कौशल भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, ठीक है ना। तो एक तथ्य यह सही है, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा देखते हैं, इस अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है वह भारत के युवाओं को सूचना तकनीक में प्रशिक्षित करना था। तो यह बिल्कुल नहीं, केवल सूचना तकनीक में प्रशिक्षित करना भर नहीं था। इस अभियान का जो मुख्य उद्देश्य था वह युवाओं को, मुख्य उद्देश्य क्या था कौशल विकास का? युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुसार, किसके अनुसार? उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुसार, मतलब जैसा उद्योगों में आवश्यकता है उसके अनुसार, उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुसार युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुसार कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना था, ठीक है ना। युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुसार कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना इसका उद्देश्य था। किसका उद्देश्य था? कौशल विकास योजना का उद्देश्य था, ठीक है ना। कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुसार कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करना, यह कौशल भारत अभियान का, या कौशल भारत अभियान का स्किल इंडिया मिशन का जो टारगेट था वो यही था, ठीक है ना। अब इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या था? अब इसके द्वारा क्या किया जाता? इसके द्वारा बेरोजगारी को कम किया जा सकता है। किसको? बेरोजगारी को कम किया जा सकता है, ठीक है, कम किया जा सकता है। और इसके द्वारा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। किसके द्वारा? युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना, ठीक है, आत्मनिर्भर। भाई जब इनको, युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुसार कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, कि जिसको जैसे मोबाइल बनाने के लिए किसी कंपनी को जरूरत है तो मोबाइल के लिए, उसके लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा, किस प्रकार मोबाइल की असेंबलिंग की जाती है, उसको बनाया कैसे जाता है, विशेष चीजें, ठीक है। तो उस हिसाब से युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुसार कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। तो इससे क्या होगा? बेरोजगारी को कम किया जा सकता है, और जब युवा नौकरी पा जाएंगे तो युवाओं को आत्मनिर्भर भी बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो देखिए एक पहला ऑप्शन गलत है और दूसरा ऑप्शन सही है। वो पहला ऑप्शन सही है और दूसरा ऑप्शन गलत है, ठीक है ना। तो देखिए केवल एक सही है, ये ऑप्शन सही है, केवल एक सही है। यानी कौशल भारत अभियान की जो शुरुआत है वह 15 जुलाई 2015 को की गई थी प्रधानमंत्री के द्वारा, ठीक है ना। और इसका उद्देश्य के बारे में हमने आपको विस्तार से बता दिया है, ठीक है। तो केवल एक ऑप्शन सही है। अब आज का 15वां प्रश्न देख लेते हैं। आज का 15वां प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। आपको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में बताना है और इस संबंध में कौन सा कथन सही है यह आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन ए है, पहला ऑप्शन है, यह 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करेगी। कौन सा? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किसको आच्छादित करेगी? 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करेगी। दूसरा है, महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी सहायता पर विशेष ध्यान देना, ठीक है। और तीसरा है, 18 वर्ष आयु से अधिक की सबसे बड़ी महिला परिवार की मुखिया होगी, ठीक है ना। अब ये तीन मुख्य बातें हैं जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में कौन सही है यह आपको बताना है। तो ठीक है, तो जल्दी से अपने आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में ये जो तीनों बातें लिखी गई हैं इनमें से कौन सी बात सही है, ठीक है। अब देखिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में ये जो तीनों बातें हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, यह तीनों बातें सही हैं, ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संबंध में यह तीनों बातें सही है, अतः सी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। अब चलिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए देश की जनता को खाद्य और पोषण सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए सबसे पहले 10 सितंबर 2013, इस तिथि को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 सितंबर 2013 का दिन, ये तिथि इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। 10 सितंबर 2013 को सबसे पहले राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को क्या किया गया? अधिसूचित किया गया,
ठीक है ना। 10 सितंबर 2013 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को अधिसूचित किया गया। अब इसके जो प्रावधान है, प्रमुख प्रावधान, उनके बारे में देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है और जिनके बारे में प्रश्न पूछा गया है। जो प्रावधान थे उसमें पहला प्रावधान है देश की जनसंख्या का 75 देश की ग्रामीण जनसंख्या का देश की ग्रामीण जनसंख्या का 75%, ठीक है, 75%, तथा शहरी जनसंख्या का 50%, 50% इसमें जो है शामिल किया गया है। इस प्रकार अगर पूरे देश की जनसंख्या देखेंगे तो पूरे देश की जनसंख्या उसमें शहरी और ग्रामीण को मिला देंगे तो टोटल 67% जनसंख्या को इसमें आच्छादित किया गया है, ठीक है ना, मतलब इससे शामिल किया गया है, ठीक है। तो देखिए देश की ग्रामीण जनसंख्या का 75% और शहरी जनसंख्या का 50% इसमें शामिल है, और अगर टोटल मिला दें तो पूरे देश की जनसंख्या का 67% जनसंख्या को इसमें शामिल किया गया है, इसमें आच्छादित किया गया है, ठीक है। दूसरा जो महत्वपूर्ण इसका प्रावधान था, इसमें गरीबों को क्रमशः 3 रुपए, 2 रुपए और 3 रुपए, 2 रुपए व 1 रुपए में, 3 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए में इनको क्रमशः जो है सब्सिडाइज, जिसे कह सकते हैं सब्सिडीकृत, ठीक है, या रियायती दर पर 3 रुपए में क्या, चावल, 2 रुपए में गेहूं और 1 रुपए में क्या है, मोटा अनाज, ठीक है, 1 रुपए में मोटा अनाज उपलब्ध कराने की बात कही गई, ठीक है ना। और इसमें इसकी जो एक और खास बात थी, इसमें इन अनाजों की 5 किलोग्राम मात्रा प्रति व्यक्ति उपलब्ध कराने की बात की गई है। 5 किलोग्राम मात्रा प्रति व्यक्ति प्रति माह, ठीक है, प्रति व्यक्ति प्रति माह उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है ना। उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है, ठीक है ना। तो 3 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए में क्रमशः चावल, गेहूं और मोटा अनाज खासकर 5 किलोग्राम मात्रा प्रति व्यक्ति प्रति माह उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है इसमें, ठीक है। एक जो और प्रावधान किया गया है इसमें, तीसरा प्रावधान किया गया है, एक योजना है अंत्योदय अन्न योजना। क्या है? अंत्योदय अन्न योजना। यह किसके लिए चलाई गई है? यह अति निर्धन परिवारों के लिए है। किसके लिए है? अति निर्धन परिवारों के लिए क्या है? अंत्योदय अन्न योजना। अब इसमें जो प्रावधान किया गया है, अंत्योदय अन्न योजना के तहत जो अति निर्धन परिवार हैं, इनको 35 किलोग्राम अनाज, 35 किलोग्राम खाद्यान्न जो है, खाद्यान्न रियायती दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। किस पे? रियायती दर पर दिया जाएगा या उपलब्ध कराया जाएगा, जो भी आप समझ लें, ठीक है। तो अंत्योदय अन्न योजना के तहत क्या किया गया? अति निर्धन परिवारों के लिए 35 किलोग्राम खाद्यान्न रियायती दर पर उपलब्ध कराया जाता रहेगा, यह भी इसमें कहा गया है। और चौथा जो महत्वपूर्ण था प्रावधान इसमें, वह था 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की, 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की, 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की सबसे बड़ी महिला, 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की परिवार की सबसे बड़ी जो महिला थी, उसे जो है परिवार का मुखिया माना गया। क्या माना गया? जो 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की परिवार की सबसे बड़ी महिला थी, उसे परिवार का मुखिया माना गया, ठीक है, मुखिया माना गया। और इसी के नाम पर जो है राशन कार्ड जारी किया गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ठीक है, राशन कार्ड जारी किया गया। इसमें क्या कहा गया था कि 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की परिवार की जो सबसे बड़ी महिला है, उसे परिवार का मुखिया माना गया है और उसी के नाम पे राशन कार्ड जारी किया गया है। यह इंपॉर्टेंट प्रावधान है। अक्सर परीक्षाओं में इससे प्रश्न बनते हैं कि किस योजना में परिवार की जो मुखिया है, उसे महिला को माना गया है, परिवार की महिला को उस परिवार का मुखिया के तौर पर नामित किया गया है, ठीक है, और इसी के नाम पे राशन कार्ड जारी किया गया है। तो यह है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत, ठीक है ना। अब इसमें जो पांचवा प्रावधान है, पांचवा जो प्रमुख प्रावधान है, वह क्या है? वह है महिलाओं और बच्चों के, क्या है? महिलाओं और बच्चों। पांचवा प्रावधान क्या है? महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी सहायता, महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी
सहायता प्रदान करने, पोषण संबंधी सहायता प्रदान करने, महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करने संबंधी विशेष प्रावधान, ठीक है, विशेष प्रावधान इसमें किया गया है, ठीक है ना। तो अब देखिए सरसरी नजर से एक बार देख लेते हैं। देखिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब अधिसूचित किया गया? 10 सितंबर 2013 को। यह तिथि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। इसके जो प्रमुख प्रावधान है उसमें क्या है कि देश की ग्रामीण जनसंख्या का 75% और शहरी जनसंख्या का 50% इसमें शामिल है। अगर पूरे देश की जनसंख्या को देखा जाए तो पूरे देश की जनसंख्या का 67% इससे आच्छादित है, ठीक है ना। तो इन तीनों परसेंटेज को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके तहत 3 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए में क्रमशः चावल, गेहूं और मोटा अनाज 5 किलोग्राम मात्रा प्रति व्यक्ति परिवार में उपलब्ध कराने की बात की गई है। प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराने की प्रावधान किया गया है। तीसरा जो महत्वपूर्ण उद्देश्य था, अंत्योदय अन्न योजना, जो अति निर्धन परिवारों के लिए चलाई जाती है और इसमें 35 किलो खाद्यान्न उन्हें रियायती दर पर उपलब्ध कराया जाता है, वह उन्हें उपलब्ध कराया जाता रहेगा, ठीक है ना। तो यह भी इंपॉर्टेंट है। अब इसका चौथा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वह है 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की सबसे बड़ी महिला जो परिवार की होगी उसे परिवार का मुखिया माना गया और उसी के नाम से राशन कार्ड जारी किया जाएगा, ठीक है ना। अब पांचवा जो महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें वह है कि महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करने संबंधी विशेष प्रावधान भी इसमें किया गया है, ठीक है। तो देखिए ये जो तीनों ऑप्शन दिए थे ये तीनों ऑप्शन इसमें समाहित है, ठीक है। तीनों ऑप्शन इसमें समाहित है, इसलिए ए बी सी मतलब 1 2 3 तीनों ऑप्शन सही है, तो सी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 15 प्रश्न। ये प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा, ठीक है। साथ ही दोस्तों अगर आपको इन तथ्यों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे अभी अभी आए हैं यानी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है। और दोस्तों को भी इसके लिए प्रेरित करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ, कुछ नए परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए। बहुत